हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आलश तिवारी एंड वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। तो हम इस सीरीज में क्या कर रहे हैं, तो आपको मालूम है कि हम हर एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, देन हम लेकर आते हैं आपके लिए आरडी शर्मा के सारे क्वेश्चंस, एग्जांपल्स भी सारे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आरडी शर्मा जैसी बुक्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं, देन एमसीक्यूज हम सॉल्व करते हैं और उसके बाद असर्शन, रीजंस एंड केस बेस्ड क्वेश्चंस। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 में हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं, तो ये सारी चीजें हम कर चुके हैं, एमसीक्यूज भी आपने देख लिए होंगे आई होप। और अब हम आ चुके हैं कहाँ पर, केस बेस्ड क्वेश्चन एंड असर्शन रीजन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले केस बेस्ड क्वेश्चंस एंड असर्शन रीजन क्वेश्चंस। मतलब हम देखेंगे कि क्या होता है केस बेस्ड क्वेश्चन, किस तरीके के केस बेस्ड क्वेश्चन यहां पर आ सकते हैं इस चैप्टर से, और असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन किस तरीके के आ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने सारी सीरीज को अच्छे से फॉलो किया होगा, तो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ चुके होंगे। तो हम बढ़ते हैं जल्दी से अपने क्वेश्चंस के ऊपर। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज जाकर सारे पुराने वीडियोस को जरूर देखें, और अगर फिर भी आप इसमें कंटिन्यू करना चाहते हो तो कर सकते हैं बिना पढ़े। मैं ऐसे कोशिश करूंगा कि आपको सब कुछ फिर भी समझ में आ जाए, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सारे वीडियो जरूर देखें। ठीक है, चलो। तो सबसे पहला है भैया केस बेस्ड क्वेश्चन। तो क्या होता है, एक थोड़ा सा मैं ओवरव्यू आपको दे दूं। यहां पर ना ये केस बेस्ड क्वेश्चन बोलकर जबरदस्ती अपन को कंफ्यूज करते हैं, जबकि ये होता बहुत ही अच्छा है। क्यों अच्छा होता है? क्योंकि एक केस दे देते हैं। केस मतलब कि एक स्टोरी सी होती है, एक पैराग्राफ होता है, उसमें उस एक स्टोरी होती है जिसके थ्रू आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूरा उसी जो पैराग्राफ है उससे रिलेटेड होते हैं। 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस होते हैं आपको एक ही पैराग्राफ से रिलेटेड। मतलब अगर आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया तो उससे लिंक्ड 5 क्वेश्चंस आप आराम से आंसर कर सकते हो। तो ये कितनी अच्छी बात है कि हमें मेहनत एक के लिए करनी है। हाँ, थोड़ा सा पढ़ना ज्यादा पड़ जाता है, बट मेहनत एक के लिए करनी है और 5 सवाल हमारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या है स्टोरी हम थोड़ा सा देखेंगे, एंड देन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं ये भी देखते हैं। याद रखना, यहां पर पैराग्राफ बढ़ाने वाली हरकत बहुत करते हैं मैथ्स के केस में खास तौर से। यहां पर स्टोरी बनाने के लिए ना कुछ शुरुआत की 4-5 लाइन तो बिल्कुल वेस्ट होती हैं, और जो काम की लाइन होती है वो लास्ट की 1-2 लाइन्स ही होती हैं ज्यादातर केसेस में। हो सकता है कि भैया किसी केस में ज्यादा लाइन्स काम की हो जाए, तो आप पूरा अच्छे से पढ़ना, बट मैं जो बता रहा हूं हमेशा लगभग ऐसा ही होता है कि शुरुआत की केस जो अपने लाइन्स है वो सिर्फ कहानी बढ़ाने का काम कर रही हैं, और काम की लाइन बाद में आई है। उस एक काम की लाइन को देखकर आप सारे क्वेश्चंस को आंसर्स कर सकते हो। चलो, तो यहां पर देखते हैं केस कैसा है। तो बोला अटेम्प्ट ऑल द सब पार्ट्स फ्रॉम ईच क्वेश्चन, ईच सब पार्ट कैरीज 1 मार्क। तो यहां पर सारे सब पार्ट्स करने, देखने कितने सब पार्ट है। 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द सेम। ठीक है, चलो। तो यहां पर टेक्स्ट क्या बोल रहा है, अ जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा इज अ जाइगेंटिक एक्सरसाइज। किसी मतलब की नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। हाँ भाई, जनरल इक्वेशन होता है वो एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है, हमें पता है। ठीक है, अबाउट 911 मिलियन पीपल, 911 मिलियन पीपल वर एलिजिबल टू वोट। मतलब ये बोला जा रहा है कि इंडिया में भैया 911 मिलियन जो लोग हैं वो एलिजिबल है वोट देने के लिए। ठीक है, लेट आई बी द सेट ऑफ ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, कहा है, वर एलिजिबल टू वोट। ठीक है, एंड वोटर टर्नआउट वाज अबाउट 67%। मतलब आउट ऑफ दीज 911 मिलियन वोटर्स, वोटर्स कौन होते हैं, जो 18 एंड अबव एजेस के होते हैं। ठीक है, 18 साल के ऊपर आपको वोटिंग का राइट मिल जाता है। तो जितने लोग भी 18 से ऊपर वाले हैं उनको यहाँ पर काउंट किया गया है, वो सब वोटिंग के लिए एलिजिबल होते हैं। बट सब लोग वोट देते नहीं है भैया, व्यस्त लोग रहते हैं, बोलते हैं नहीं जाना वोट देने, हमको नहीं करना टाइम वेस्ट। तो यहां पर इन 911 में से सिर्फ और सिर्फ 67% ने क्या किया है, वोट दिया है। ठीक है, द हाईएस्ट एवर, जो इस बार सबसे ज्यादा था। सोचो 67% हाईएस्ट हो रहा है, जबकि ये एक ऐसी एक्सरसाइज होती है जो हर एक इंडिविजुअल को निभानी चाहिए। अगर आप यहाँ देख रहे हो और 18 साल के भी होने ही वाले हो, तो मेरी एक दरख्वास्त है आपसे, भैया वोट जरूर देना। ठीक है, वोट जरूर देना। देश को डेमोक्रेटिक रखने के लिए आपको अपने हक का इस्तेमाल करना जरूरी है, वोट जरूर देना। अब यहां पर बोल रहा है लेट आई बी द सेट ऑफ ऑल सिटीजन। तो यहां से काम की बात चालू हो रही है। आई क्या है, सेट ऑफ ऑल सिटीजन है ऑफ इंडिया हु वर एलिजिबल टू एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट्स। मतलब हर उन लोगों का सेट है जो कि वोट दे सकते हैं। ठीक है, इन जनरल इलेक्शन हेल्ड इन 2019। तो 2019 के जो लोग थे उनकी बात यहां पर की जा रही है। ठीक है, तो 2019 में जितने लोग भी ने भी वोट दिया था, जो भी उसके लिए एलिजिबल थे, वोट दिया या नहीं दिया वो अलग बात है, लेकिन जितने लोग एलिजिबल थे, मतलब ये जो 911 लोग हैं, 911 मिलियन, तो वो जो उनका सेट है वो आई है। ठीक है, मतलब जो भी लोग वोट देंगे इस आई सेट के ही लोग होंगे जो वोट देंगे। ठीक है, अ रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन आई एज फॉलोज। तो रिलेशन आर को डिफाइन किया गया आई में। ठीक है,
रिलेशन आर यहाँ पर डिफाइन हुआ, यहाँ पर सिर्फ बोला गया है वन नेशन वन इलेक्शन फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी जनरल इलेक्शन 2019। ये कुछ ऐसे पोस्टर्स वगैरह बने होंगे, कुछ ऐसे स्लोगन्स बने होंगे, वन नेशन वन इलेक्शन फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी जनरल इलेक्शन 2019। ठीक है, अगेन यहाँ पर ये सारी चीजें काम की नहीं है, ये भी काम का नहीं है भैया, फोटो जबरदस्ती दे दिया गया, वोट दो। ठीक है, अब काम की चीज क्या है, काम की चीज ये है आर रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन में आपके पास दो यहां पर क्या है ऑर्डर्ड पेयर एक है जिसमें दो एलिमेंट्स आ रहे हैं V1 और V2, और इसका मतलब है कि जो भी इस रिलेशन में आएंगे उसका मतलब है V1, V2 बिलोंग्स टू I, मतलब कि ये दो लोग हैं, दो पर्सन हैं जो कि I सेट को बिलोंग करते हैं, और I सेट किसका सेट था, उन लोगों का सेट था जो कि वोट दे सकते हैं। तो ये V1 और V2 भी किससे आए हैं, जो वोट दे सकते हैं उन लोगों में से। ठीक है, अब आगे बोलते हैं रिलेशन में क्या काम कर रहे हैं, बोथ यूज देयर वोटिंग राइट्स इन जनरल इलेक्शन 2019। मतलब कि यहां पर अगर इसके अंदर रमेश और सुरेश का नाम आ गया इस रिलेशन के अंदर, तो आप ये समझ जाओगे कि रमेश और सुरेश दोनों ने क्या किया है, वोट दिया है, क्योंकि जो रिलेशन ये बता रहा है कि भैया ये उन दो लोगों को रख रहा है, उन दो लोगों के पेयर बना रहा है जिन्होंने वोट दिया है, अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो इस रिलेशन आर में जो भी ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है, आर में अगर आता है ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, सी कॉमा डी, तो ये सारे के सारे जो हैं ए बी बी सी सी डी सब ने अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल किया है, वोटिंग राइट का इस्तेमाल किया है। ठीक है, बात समझ में आ रही है यहां पर। तो रिलेशन क्या है ये क्लियर हो गया। लाइन जो थी काम की वो सिर्फ ये थी, एक तो आर वाली और दूसरी थी ये आई वाली, बाकी सब कुछ सिर्फ कहानी ही थी। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है कि रिलेशन क्या है। तो रिलेशन है आर, जहां पर बोला गया V1 और V2 दो एलिमेंट्स आ रहे हैं, और ये जो V1 और V2 है ये दोनों आई सेट से आए हैं। आई सेट किन लोगों का सेट था, उन लोगों का सेट था जो कि वोट दे सकते हैं। और V1 और V2 का रिलेशन जो बन रहा है वो क्या बन रहा है कि V1 और V2 दोनों ने क्या किया है, वोट दिया है। क्लियर है, चलो तो अब चलते हैं क्वेश्चंस पर। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये देखते हैं। तो यहां पर बोला है 3 फ्रेंड्स F1, F2 एंड F3, तीन दोस्त हैं F1, F2 और F3 हैं, एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट्स, उन्होंने अपनी वोटिंग राइट का एक्सरसाइज किया। ठीक है, मतलब वोटिंग दी है इन जनरल इलेक्शन, तीनों ने ही वोट दिया है 2019। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इनमें से कौन सा ट्रू होगा। भैया F1 ने भी दिया है, F2 ने भी दिया है, F3 ने भी दिया है, तो यहां पर F1, F2 जो है उसका ऑर्डर्ड पेयर भी आर में आएगा, F2, F3 भी आर में आएगा, और F1, F3 भी आर में आएगा। इसका मतलब क्या है, F1 और F2 ने भी वोट दिया, F2 और F3 ने भी वोट दिया, F1 और F3 ने भी वोट दिया है। ये तीनों ही जो चीजें हैं ये क्या होंगी, रिलेशन आर में आएंगी। तो ऑप्शंस देखते हैं क्या है भाई। पहले वाले में तीनों को आर में आता वो बोला गया है, ये तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या बोल दिया है, सेकंड वाले ऑप्शन बोल रहा है F1 और F3 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भैया, क्यों नहीं आएगा। F1 और F3 डज नॉट बिलोंग टू लिखा हुआ है, ये देखो ये बिलोंग्स टू का साइन होता है, मतलब कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये आर में आ रहा है, और ये होता है डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन। तो ये बोल रहे हैं F1 और F3 आर में नहीं आ रहा है, मतलब कि F1 और F3 अगर आर में नहीं आ रहे हैं तो F1 और F3 ने वोट नहीं दिया है, ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो वोट दिया है, तो F1 और F3 भी आना चाहिए। तो ये नहीं आएगा, इसमें F3 और F3 को बोल रहे हैं नहीं आएगा, F3 और F2 होगा, वैसे F1 और F3 आएगा, नहीं आएगा, तो तीनों ही गलत है। कौन सा सही है, ए वाला। तीनों ने वोट दिया है, क्वेश्चन में बोला गया F1, F2 और F3 तीनों क्या कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं, तीनों वोट दे रहे हैं, तो भाई तीनों के जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो बिलोंग करेंगे आर को। क्लियर है, चलो चेक करते हैं आंसर कौन सा सही है। तो बिल्कुल सही है, ए वाला। क्लियर, चलो अब क्या बोल रहा है, द अबव डिफाइंड रिलेशन आर इज, तो भैया जो ऊपर आर रिलेशन डिफाइन किया गया है, और रिलेशन जो डिफाइन किया गया है वो क्या है, ये रहा हमारा V1, V2 सच दैट V1 एंड V2 बिलोंग्स टू I। ठीक है, मतलब कि I को बिलोंग करते हैं उस सेट को जहां पर सब वोट दे रहे हैं, मतलब वोट देने के केपेबल हैं, और V1, V2 का मतलब है कि इन दोनों ने वोट दिया है, बोथ यूज देयर वोटिंग राइट्स। ठीक है, तो ये रिलेशन जो है ये कैसा है, यहां पर पूछ रहा है कैसा है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, बट रिफ्लेक्सिव नहीं है, यूनिवर्सल रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, कैसा है ये पूछ रहा है हमसे। तो हम यहां पर देखते हैं भैया कैसा रिलेशन होगा। आप बोलते हो V1, V2 बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब क्या होता है, V1 एंड V2 यूज्ड
देयर वोटिंग राइट्स। तो सबसे पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिव होने के लिए। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या जरूरी है कि हर एलिमेंट को खुद से एसोसिएटेड होना चाहिए। मतलब कि रिफ्लेक्सिव के लिए, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए V1 कॉमा V1 बिलोंग करना चाहिए R को। तो क्या ये ऑर्डर्ड पेयर R को बिलोंग कर सकता है? भैया V1 ने अगर वोट दिए तो V1 ने वोट दिया है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसको मैं लिख सकता हूं ना V1 कॉमा V1, यानी कि V1 एंड V1 यूज्ड देयर वोटिंग राइट। अटपटा लगेगा लेकिन गलत थोड़ी है। V1 ने यूज किया ना, तो खुद से एसोसिएट हो सकता है क्या ये? हाँ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, रिफ्लेक्सिव है ये। अब मैं बोलता हूं सिमेट्रिक के लिए, जब मैं सिमेट्रिक की बात करूंगा तो यहां पर उल्टा ऑर्डर्ड पेयर भी आना चाहिए। मतलब मैं बोलता हूं अगर कि V1 कॉमा V2 आ रहा है तो V2 कॉमा V1 भी आना चाहिए R में। V1 कॉमा V2 आ रहा है R में, तो V2 कॉमा V1 भी R को बिलोंग करना चाहिए। तो क्या करेगा क्या ये? तो आप बोलोगे हाँ भैया, अगर V1 और V2 R वोट दे रहे हैं, R में आ रहे हैं, मतलब V1 एंड V2 गिव देयर वोट्स, तो भैया V2 और V1 भी तो देंगे। बात तो सेम है, V1 और V2 बोलो या V2 और V1 बोलो, वोट तो दोनों ने ही दिया। तो आप बोलोगे V2 एंड V1 गिव देयर वोट्स। क्लियर है? तो V1 कॉमा V2 अगर वोट दे रहा है तो V2 कॉमा V1 भी देगा। देयरफॉर इट इज ट्रू, ये तो ट्रू है, इट इज ट्रू, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक भी हो गया। तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव चेक करना है। ठीक है, तो ट्रांजिटिव के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर लिख देता हूं ट्रांजिटिव के लिए मैं बोलता हूं V1 कॉमा V2 अगर R में आ रहा है, ठीक है, एंड V2 कॉमा V3 R में आ रहा है। V1 और V2 ने वोट दिया है, कोई दिक्कत है? नहीं है भाई, दिया है। ठीक है, V2 और V3 ने भी वोट दिया है। ठीक है, अब अगर ये दोनों ही वोट दे चुके हैं, दोनों ही जो पेयर हैं वोट दे चुके हैं, अब आप क्या बोलोगे? अगर V1 V2 आ रहा है और V2 V3 आ रहा है तो ट्रांजिटिव होने के लिए, ये देखो यहां पर V2 पे खत्म हो रहा है, यहां पे V2 पे शुरू हो रहा है, तो इसका पहला वाला और इसके आखिरी वाले को भी पेयर बनाना पड़ेगा। तो क्या ये इंप्लाई करेगा कि V1 V3 आ रहा है R में? आप बोलोगे बिल्कुल करेगा भाई, क्योंकि आपने क्या बोला? V1 एंड V2 गिव देयर वोट्स, V2 एंड V3 गिव देयर वोट्स। तो भैया V1 और V3 भी तो देंगे ना वोट, तो उसमें क्या दिक्कत है? ये भी आ जाएगा V1 एंड देयरफॉर V1 एंड V3 गिव देयर वोट्स। तो अगर V1 V2 आ रहा है, V2 V3 आ रहा है, तो V1 V3 भी आएगा। आप बोल दोगे हेंस इट इज ट्रांजिटिव। मतलब क्या हुआ कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। बात क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी, यूनिवर्सल रिलेशन, सॉरी यूनिवर्सल नहीं, मेरी गलती, सी इक्विवेलेंस रिलेशन। ये अगर तीनों ही चीजों को फॉलो कर रहा है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो रहा है, तो ये रिलेशन कैसा हो जाएगा? ये रिलेशन हो जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। बात क्लियर है? देखें आंसर क्या आ रहा है। चलो तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी अपना। क्लियर करते हैं इसको, बढ़ते हैं आगे। ओके, तो अब आता है हमारे सामने असर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, इसमें यार आपको एक असर्शन, दो स्टेटमेंट दिए होते हैं, एक होता है असर्शन और एक होता है उसका रीजन। मतलब कि एक स्टेटमेंट दे दिया होता है और उसके बाद एक और स्टेटमेंट दिया रहता है और वो बोलता है कि भैया ऊपर वाला जो है उसको यहां पर सपोर्ट करता हुआ दूसरा स्टेटमेंट हमने दिया है। ठीक है, तो हमें यहां पर बताना होता है कि क्या असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं, और ट्रू है तो क्या जो सेकंड जो हमें रीजन दिया वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। पहला ऑप्शन ये होता है। दूसरा होता है असर्शन एंड रीजन दोनों ट्रू हैं लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है।
दोनों ट्रू हैं, इंडिविजुअली ट्रू हैं, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन यहां पर नहीं है। तीसरा होता है असर्शन गलत है, रीजन सही है। चौथा होता है रीजन सही है, असर्शन गलत है। उल्टा बोल दिया, ठीक है, रीजन गलत है, असर्शन सही। वो चीज हमें देख लेते हैं अभी, अलग अलग कई बार ऑप्शंस शफल कर देते हैं, तो कौन सा ऑप्शन क्या बोल रहा है ये भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर 4 ऑप्शन बोल रहे हैं, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, मतलब असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। दूसरा होता है ए और आर दोनों ट्रू तो हैं, लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। उसके बाद असर्शन ट्रू है बट आर फॉल्स है। अब फॉल्स है तो भैया करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं देखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है, ये होता है चौथा ऑप्शन, ठीक है। तो इन चारों में से कोई एक ऑप्शन ही हमेशा रहेगा जिसको आपको मार्क करना होगा। अब क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो यहां पर बोल रहा है लेट आर बी द रिलेशन ऑन द सेट ऑफ इंटीजर जेड, तो इंटीजर का रिलेशन है ये, और बोल रहा है आर क्या है, ए कॉमा बी सच दैट, यहां पर ये जो दो ऑर्डर्ड पेयर में दो एलिमेंट्स आ रहे हैं ए और बी, इनका रिलेशन क्या है, तो बोलता है 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, तो 2 जो है वो ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है, ये रिलेशन है। असर्शन बोल रहा है आर इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऐसा बोल रहा है, हम देखते हैं कि है कि नहीं है। और रीजन बोल रहा है रिलेशन इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एक्स आर एक्स, मतलब कि एक्स और एक्स खुद से रिलेटेड होते हैं, मतलब हर एक एलिमेंट जो है एक्स किससे रिलेटेड है, एक्स से, इसका मतलब होता है कि हर एक एलिमेंट खुद से एसोसिएटेड है। तो बिल्कुल सही है, डेफिनेशन यही होती है रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, कि भाई एक रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव तब होगा जब हर एक एलिमेंट खुद से एसोसिएटेड होगा, यानी एक्स जो है वो खुद से क्या है, रिलेटेड है। तो यहां पर देखो क्या ये रिफ्लेक्सिव बन रहा है, असर्शन ट्रू है कि नहीं ये देख लेते हैं। ए कॉमा बी 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, तो आप यहां पर देखते हो ए कॉमा बी, इसका मतलब है 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। अगर इसको रिफ्लेक्सिव होना है तो यहां पर दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, मतलब ये होना चाहिए ए कॉमा ए, एवरी एलिमेंट शुड बी एसोसिएटेड टू इटसेल्फ। तो इसका मतलब है 2 डिवाइड्स ए माइनस ए, क्या ट्रू है? आप बोलोगे ए माइनस ए को 2 डिवाइड करता है क्या? अरे हाँ बिल्कुल करता है, क्यों करता है? ए माइनस ए तो 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब तो यही है ना, 2 डिवाइड 0 विच इज ट्रू। भैया 0 को तो हर नंबर डिवाइड करता है, 2 इंटू 0 कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पर आप बोलोगे हाँ ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, बिल्कुल होगा। तो आपका जो असर्शन है आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन सही है, ट्रू है। उसके बाद रीजन क्या बोला था, तो रीजन बोला था रिलेशन इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एक्स आर एक्स, मतलब कि x इज रिलेटेड टू x, यानी कि एवरी एलिमेंट इज एसोसिएटेड टू इटसेल्फ। तो ये रीजन भी बिल्कुल ट्रू है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। इसी के थ्रू, इसी डेफिनेशन के थ्रू आप बता पाते हो कि कोई सा रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है या फिर नहीं है। तो आप बोलोगे कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। क्लियर है? चलो हाँ क्या बात है, तो आंसर भी सही आ गया अपना। क्लियर करके आगे बढ़ते हैं इसको। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, तो अब बोल रहा है कंसीडर द फंक्शन f फ्रॉम r टू r, चलो ठीक है, कंसीडर अ फंक्शन f फ्रॉम r टू r डिफाइंड एज f of x इक्वल्स टू x क्यूब। ठीक है, तो f of x इक्वल्स टू x क्यूब से डिफाइन हो रहा है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि f of x जो है वो एक 1-1 फंक्शन है। 1-1 फंक्शन का मतलब होता है अगर आउटपुट सेम है तो इनपुट भी उस केस में सेम होना चाहिए। अगर 1-1 फंक्शन आपको निकालना है तो आप क्या बोलते हो, आप बोलते हो भैया अगर f of x1 इज इक्वल टू f of x2 है तो दिस शुड इंप्लाई दैट इनपुट जो होगा वो भी सेम होगा, मतलब x1 इक्वल्स टू x2 आएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि कोई दिक्कत है इसमें? तो यहां पर आपको यही प्रूव करना भैया। सबसे पहले तो बोल रहा है कि 1-1 फंक्शन है, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, f of x इज अ 1-1 फंक्शन इफ कोडोमेन इक्वल, ओहो कोडोमेन अगर रेंज के इक्वल तो 1-1 नहीं होता है, ऑन टू होता है। ये है भैया ऑन टू की डेफिनेशन। अगर कोडोमेन 1 के कोडोमेन अगर रेंज के इक्वल हो गया है आपका, ठीक है, इंटीजर टू इंटीजर में है, सॉरी रियल नंबर टू रियल नंबर में है, अगर कोडोमेन ही रेंज बन गया है तो ये ऑन टू फंक्शन होता है, 1-1 नहीं होता। तो यहां पर क्वेश्चन यही खत्म हो गया, बिना कुछ किए। आपको 1-1 प्रूव करने की भी जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि ऑप्शन ही सिर्फ एक ही इस टाइप का होता है
जहां पर रीजन फॉल्स हो और असर्शन कैसा हो, सही हो जाए। असर्शन सही है या नहीं है हमें नहीं पता, लेकिन रीजन तो गलत है। रीजन गलत है ये जानते हैं हम, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज अ वन वन फंक्शन इफ कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज, तो ये गलत है। ये फंक्शन ऑन टू होता है, ऑन टू की डेफिनेशन है। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, सी वाला, क्योंकि गलत रीजन सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, सी में। सॉरी, तो सी वाला यहां पर सही हो जाएगा। बट हम चेक कर लेते हैं भाई वन वन भी है कि नहीं है, ठीक है। तो वन वन है कि नहीं, इसके लिए आप क्या बोलते हो, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब है। यहां पर आप पुट करते हो लेट एफ ऑफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टू, मतलब जहां पर x है उसकी जगह x1 और x2 पुट करते हैं, तो हो जाएगा x1 का क्यूब इज इक्वल्स टू x2 का क्यूब। और आपको पता है भैया दोनों साइड क्यूब रूट लोगे तो x1 इक्वल्स टू x2 आएगा। ये स्क्वायर वाली हरकत नहीं करता है, प्लस माइनस में आंसर नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, क्योंकि स्क्वायर के केस में क्या होता है, जब आप माइनस का स्क्वायर करोगे तो भी पॉजिटिव आंसर आएगा, जब पॉजिटिव का स्क्वायर करोगे तभी पॉजिटिव आंसर आएगा। मतलब कि यहां पर आपको प्लस और माइनस दोनों ही आंसर्स लेकर चलने होते हैं। जैसे अगर 4x स्क्वायर अगर 4 है तो x की वैल्यू 2 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है, क्योंकि -2 का स्क्वायर भी 4 होगा और 2 का स्क्वायर भी 4 होगा। बट क्यूब के साथ ऐसा नहीं है। अगर इनपुट नेगेटिव है तो आउटपुट भी नेगेटिव आएगा, अगर आउटपुट इनपुट पॉजिटिव है तो आउटपुट भी पॉजिटिव आएगा। तो यहां पर अगर x1 का क्यूब x2 के क्यूब के इक्वल है तो x1 और x2 दोनों इक्वल होंगे। अगर यहां पर -2 का क्यूब की बात करें तो दोनों -8 के इक्वल आएंगे, तो यहाँ पर -2 और -2 इक्वल होगा। अगर 2 का क्यूब बोलोगे तो पॉजिटिव 8 आएगा, तो वहां पर 2 और 2 इक्वल होगा। यानी कि क्यूब के केस में ये वन वन फंक्शन बन जाता है। आपने स्टार्ट किया एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2 से, पहुंच कहां तक गए, x1 इक्वल्स टू x2 तक। देयरफॉर आप बोलोगे इट इज अ वन वन फंक्शन। और अभी अगर आपने पूरी सीरीज मेरी देखी होगी तो वन वन एंड ऑन टू फंक्शंस, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव रिलेशन एकदम रट गया होगा आपको। हर एक चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी, अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन कौन सा आएगा भैया, ये सही है अपना, वन वन फंक्शन है ये। बट यहां पर जो वन वन की डेफिनेशन दी है वो गलत दी है, वो ऑन टू की डेफिनेशन दी है। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही है। सॉरी, क्लियर है, चलो। तो इसी क्वेश्चन के साथ आपका पूरा का पूरा चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन होता है खत्म। हर तरीके के क्वेश्चन हमने यहां पर डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको फिर भी लगता है कि किसी टाइप के क्वेश्चन आपको और डिस्कस करने हैं तो आप कमेंट सेक्शन पर कभी भी पूछ सकते हो। आपके जो भी क्वेश्चन होंगे उनके लिए भी हम वीडियोस बना देंगे, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा है ये सीरीज, अच्छी लगी ये वीडियो, तो लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच शुरुआत से लेकर लास्ट तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊंगा नेक्स्ट चैप्टर। तो भैया सब कुछ अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि सारी चीज़ें लिंक्ड हैं यहाँ पर। अच्छे से पढ़ाई करके ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और इस पूरी सीरीज़ को अगर आप देखोगे तो आप स्कोर कर सकते हो फुल मार्क्स। तो बिल्कुल भी कोई भी चीज़ स्किप मत करना। और अगर डाउट लगता है तो कभी भी पूछ लेना, हम हमेशा आपके लिए अवेलेबल हैं, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्टडीइंग एंड टेक केयर।